प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और बंगाल की पराजय। प्लासी के युद्ध का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके परिणामों के संबंध में या इसके संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न विचार दिए। प्रश्न उठता है कि प्लासी का युद्ध एक बड़ा युद्ध नहीं वरन एक बड़ा विश्वासघात था। प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था। सैनिक संघर्ष की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। वस्तुतः यह एक विश्वासघात की कहानी है, क्योंकि वर्तमान में मैच फिक्सिंग की तरह इसके परिणाम पहले ही सुनिश्चित थे। नवाब के मुख्य सैन्य अधिकारी मीर बख्शी, मीर जाफर एक सैनिक अधिकारी, राय दुर्लभ एक दूसरा सैनिक अधिकारी, खादिम खां सभी ब्रिटिश कंपनी से मिल चुके थे। इस षड्यंत्र में बंगाल के बैंकर जगत सेठ तथा एक महत्वपूर्ण व्यापारी अमी चंद भी शामिल थे। नवाब की मुख्य सेना मीर बख्शी, मीर जाफर तथा राय दुर्लभ के अधीन हाथ बांधे खड़ी रही, जबकि एक छोटी सेना मीर मदान तथा मोहन सिंह के अधीन संघर्ष करती रही। अतः यह महज युद्ध का एक नाटक था। ब्रिटिश की ओर केवल 65 लोग मरे, जबकि नवाब की सेना में 500 से ज़्यादा लोग मरे। सबसे बढ़कर जब इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी नवाब की छोटी सी सेना साहसपूर्वक संघर्ष कर रही थी, तो फिर मीर जाफर की एक गलत सैन्य सुझाव ने पूरी सुरक्षा प्रणाली को ही नष्ट कर दिया तथा युद्ध का पलड़ा अचानक से ब्रिटिश की ओर मुड़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल का नवाब अपने अधिकारियों के विश्वासघात के कारण युद्ध से पहले ही पराजित हो चुका था। इस विश्वासघात का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि भावी लाभ की आशा में नवाब के अधिकारी तथा बंगाल के व्यापारी और बैंकरों ने नवाब के साथ विश्वासघात किया, किंतु अंत में वे स्वयं भी एक बड़े विश्वासघात के शिकार हुए। अब प्रश्न दूसरा, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि क्या 23 जून 1757 को मध्य युग की समाप्ति एवं आधुनिक युग की शुरुआत हुई? तो यह कथन आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। साम्राज्यवादी लेखकों का विशेष बल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को अंधकार का युग घोषित करने पर रहा है, ताकि प्लासी के युद्ध को एक ऐसी क्रांति सिद्ध किया जा सके जिसने भारत में सकारात्मक परिवर्तनों को जन्म दिया। किंतु परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी परिवर्तन की तुलना में निरंतरता ही अधिक महत्वपूर्ण बनी रही। यही वजह है कि हम प्लासी के युद्ध के परिणामों को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से नहीं जोड़ सकते। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शासन करने वाले अधिकतर ब्रिटिश अधिकारी अपने दृष्टिकोण में प्राच्यवादी थे। उन्होंने बंगाल में परंपरागत मॉडल को बनाए रखने पर ही बल दिया। प्रचलित सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन के लिए पहल नहीं की गई। प्रशासनिक संरचना में भी केवल वहां हस्तक्षेप किया गया जहां ब्रिटिश के हित प्रत्यक्षतः जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए भू राजस्व सुधार तथा उसी से संबद्ध न्यायिक सुधार, अन्यथा यहाँ भी परंपरागत ढांचे को ही बनाए रखने पर बल दिया गया। जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, तो वह 19वीं सदी के आरंभिक
दशकों में हम देखते हैं, जब ब्रिटेन में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति को प्रभावित किया तथा भारत के आंशिक आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाया गया। अतः 18वीं सदी के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध को दो विभिन्न चरणों में देखने के बजाय निरंतरता में ही देखा जाना चाहिए। एक और प्रश्न उठता है कि 1760 में बंगाल में होने वाले सत्ता परिवर्तन शायद ही कोई क्रांति थी। अक्टूबर 1760 में बंगाल में होने वाले सत्ता परिवर्तन को ब्रिटिश गवर्नर वेनिस्टार्ट ने क्रांति का नाम दिया। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इस परिवर्तन के तहत बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर की जगह मीर कासिम को स्थापित किया गया। किंतु हम यहाँ वेनिस्टार्ट के कथन से सहमत नहीं हो सकते। बंगाल में इस शासक परिवर्तन की घटना को किसी भी रूप में क्रांति नहीं मानी जा सकती। वस्तुतः क्रांति के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रथमतः जो परिवर्तन हो रहा है वह व्यापक और मौलिक है तथा दूसरा इसमें जन भागीदारी है। किंतु बंगाल में होने वाला यह शासक परिवर्तन दोनों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता। अगर ध्यान से देखा जाए तो मीर जाफर की जगह मीर कासिम का आगमन एक कठपुतली शासक की जगह एक दूसरे कठपुतली शासक की स्थापना का प्रयास था, जबकि सत्ता की वास्तविक बागडोर पहले भी कंपनी के हाथ में थी और अब भी कंपनी के हाथ में बनी रही। साथ ही इस घटना से जन सामान्य का कुछ भी लेना देना नहीं था। इसमें जन सामान्य की कोई भागीदारी नहीं थी। इसलिए बंगाल में होने वाला सत्ता परिवर्तन को हम क्रांति नहीं मान सकते। अब लॉर्ड क्लाइव के संबंध में देखते हैं, क्योंकि प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं टिप्पणी के रूप में। जैसे एक प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव साम्राज्य का प्रायोजक ही नहीं वरन एक ऐसा प्रयोग करता था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ अंशों को उद्घाटित किया। इस कथन की व्याख्या करें। तो जब हम इस कथन का विश्लेषण करते हैं तो निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं। जैसे लॉर्ड क्लाइव साम्राज्य का प्रायोजक नहीं था, क्योंकि उस काल में साम्राज्य निर्माण ब्रिटिश कंपनी के लिए बड़ी दूर की चीज़ थी। फिर भी लॉर्ड क्लाइव ने एक ऐसी पद्धति विकसित की जिसके आधार पर कंपनी भविष्य में एक साम्राज्य खड़ा कर सकती थी। क्लाइव ने डुप्ले की इस पद्धति से सीख ली कि कैसे भारतीय राज्यों के आंतरिक संघर्ष से लाभ उठाकर कंपनी की स्थिति मजबूत की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है कि क्लाइव ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर भारतीय सिपाही को भी यूरोपीय मॉडल पर प्रशिक्षित करके आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस कर दिया जाए तो वे यूरोपीय सैनिकों से पीछे नहीं रहेंगे। फिर अर्काट के घेरे तथा प्लासी के युद्ध के अवसर पर उसने यह सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाइव ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर कंपनी के लिए निवेश की समस्या हल किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।